नमस्कार दोस्तों, तो आज से हम एक अच्छा कार्य शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको BSTC 2025 की जो कंप्लीट शिक्षण अभिरुचि है वो आपके पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आपको शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट कराऊंगा। एकदम आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षण अभिरुचि के बता दूं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही क्वेश्चन मतलब तार्किक क्वेश्चन आते हैं, समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि होती क्या है। शिक्षण अभिरुचि होती क्या है। अब सबसे पहले शिक्षण क्या है। शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण। अभिरुचि क्या होता है। अभिरुचि का मतलब होता है किसी भी कार्य, किसी भी व्यवसाय को करने की जो क्षमता, योग्यता है वो अभिरुचि है। और यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि है तो आप में शिक्षण कार्य करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है वो शिक्षण अभिरुचि है। इसलिए हमारे सिलेबस में विषय है शिक्षण अभिरुचि। सबसे पहले हम आज से समझेंगे शिक्षण क्या है। शिक्षण का देखो, मैं आपको मोटा मोटी समझा दूंगा। ये आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो शिक्षण क्या है। शिक्षण का मतलब होता है छात्रों को पढ़ाना या सिखाना, ठीक ना। यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। शिक्षण का कार्य करता है शिक्षक। कौन करता है। शिक्षण का कार्य करता है शिक्षक। और शिक्षण के कार्य के लिए उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट है। शिक्षक का जो कार्य है वो निर्णायक और महत्वपूर्ण है। और शिक्षक क्या करता है, देश में भावी नागरिकों का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। या हर लाइन से प्रश्न बन सकता है। जो डॉक्टर NM मुखर्जी है, इन्होंने कहा है शिक्षक बनना प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाय के प्याल के समान नहीं है। ऐसा नहीं कि चाय का प्याल ले लिया। जो शिक्षण है वो एक कला और विज्ञान है। आपके क्वेश्चन आ सकता है शिक्षण है, ऑप्शन A कला, ऑप्शन B विज्ञान, ऑप्शन C कला और विज्ञान, ऑप्शन D कोई नहीं। तो शिक्षण है ना, कला और आपके विज्ञान दोनों हैं। अब शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। आपको पता है कि आपकी क्लास में आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाना है, पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए जो क्रिया आयोजित होती है उसी को शिक्षण कहते हैं। कक्षा में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। देखो शिक्षण प्रक्रिया में कौन होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में एक तो होता है आपके शिक्षक, एक होता है शिक्षक, एक होता है छात्र या छात्रा। शिक्षक और छात्र अंतर क्रिया करते हैं पाठ्यक्रम पर। शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मैंने आपको बता दिया, छात्र में शिक्षक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षण के कितने चर होते हैं। 3 चर होते हैं। एक होता है चर स्वतंत्र चर। शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है। प्रथम चर होता है जो आपके छात्र है वो आश्रित चर है, द्वितीय चर है। और जो पाठ्यक्रम है वो आपके मध्य चर है, वो अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षक और छात्र मिलके पाठ्यक्रम पर क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से 2 ही चर हैं, शिक्षक और छात्र। आपको इतने ही पूछ ले कि शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा है, तो आपको कहना है शिक्षक। शिक्षण की प्रक्रिया में आश्रित चर कौन सा है, छात्र। शिक्षण की प्रक्रिया में मध्यस्थ चर कौन सा है, पाठ्यक्रम। एक लाइन से प्रश्न बनेगा, आप ध्यान से समझो। शिक्षण की अवधारणा एक होती है संकुचित अवधारणा। संकुचित अवधारणा है कि भाई शिक्षक है, छात्र है, ये दोनों मिलकर पाठ्यक्रम पर क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि संकुचित अवधारणा किसने दी, BS ब्लूम ने दी। किसने दी, BS ब्लूम ने दी। व्यापक अवधारणा में क्या है, शिक्षक और छात्र और समाज पर क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और व्यापक अवधारणा किसने दी, जॉन डीवी ने दी। ये ध्यान रखना, संकुचित अवधारणा BS ब्लूम, व्यापक अवधारणा जॉन डीवी। उसके बाद है शिक्षण के उपागम, यानी शिक्षण के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। देखो, एक है शिक्षण विधि, एक है शिक्षण सूत्र, एक है शिक्षण के सिद्धांत। जो शिक्षण विधि है वो साधन है, शिक्षण
सूत्र है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और शिक्षण सिद्धांत क्या है? तरीके हैं। अब मैं बताऊंगा शिक्षण के प्रकार। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक होता है संज्ञानात्मक शिक्षण, एक होता है भावात्मक शिक्षण और एक होता है क्रियात्मक शिक्षण। जो आपके संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान द्वारा, ठीक ना, और भावात्मक मतलब भावनात्मक दबाव द्वारा, और क्रियात्मक मतलब क्रिया द्वारा लिखना जैसे। अब इस स्तर के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन है बताऊँ? इस स्तर के आधार पर शिक्षण तीन स्तर होते हैं शिक्षण के। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति में क्या है? सीधा रट लो, याद कर लो, स्मृति है। अवबोध समझ कर याद कर लेना। चिंतन स्तर होता है विचार करना या सोचना, विचार करना या सोचना। और ये जो चिंतन स्तर होता है ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको जो शिक्षण अभिरुचि है ना, आप शिक्षक बनने जा रहे हो बीएसटीसी का एग्जाम दे करके, तो आप में शिक्षण के जो गुण हैं वो होने चाहिए। आप में शिक्षण अभिरुचि अच्छी खासी आपको आनी चाहिए, आप में वो गुण मौजूद होने चाहिए। ठीक, अब शिक्षण व्यू रचना क्या है? आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो शिक्षण व्यू रचना का मतलब रणनीति। क्या है? रणनीति। शिक्षण व्यू रचना क्या होती है? रणनीति है। देखो, शिक्षक क्या करता है? कक्षा में जाता है, शिक्षण का कार्य करवाता है। अब शिक्षण को कार्य करने के लिए जो वो रणनीति बनाता है वो शिक्षण व्यू रचना है। और वो रणनीति कैसे बनाता है? कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व बालकों की रुचि, बालकों की योग्यता, क्षमता, पूर्व ज्ञान व वातावरण को ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाया जाता है उसे शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? शिक्षण से पहले बालकों की रुचि, बालकों की योग्यता, बालकों की क्षमता और बालकों की पूर्व ज्ञान, यानी मतलब पहले से उनको क्या आता है, और वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता है। और शिक्षण व्यू रचना बनाने से पहले इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके सीधा बन सकता है। शिक्षण व्यू रचना बनाने से पहले बालकों के बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। यानी कि शिक्षण कार्य करवाने से पहले हर छात्र का, बालक का क्या होना? बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। अब देखो, शिक्षण 2 प्रकार। एक होता है एक तंत्रीय, जिसमें क्या शिक्षक राजा रहता है। जैसे व्याख्यान विधि है, शिक्षक बोलता जाता है और मतलब शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। लेकिन अच्छी है वो जनतंत्रीय है, जिसमें सभी की भागीदारी होती है, नहीं लोकतंत्रीय है। इसमें बालक सक्रिय रहना चाहिए। पूछ ले शिक्षण के ना कैसा होना चाहिए? शिक्षण में बालक सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि इसमें समूह चर्चा होती है, दल शिक्षण होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य होता है, इसलिए ये अच्छी होती है। शिक्षण विधि क्या है? देखो, शिक्षक क्या करता है? क्लास में शिक्षण का कार्य करवाता है। शिक्षक क्या करता है? क्लास में शिक्षण का कार्य करवाता है। और वो कार्य करते समय वो किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को, किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए, रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए जिन तकनीकों को अपनाता है, जिन तकनीकों का प्रयोग करता है, उनको शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि क्या होती? समझ गए कि शिक्षक क्या करता है? शिक्षण का कार्य करता है। जब वो शिक्षण का कार्य कर रहा है तो शिक्षण को रोचक, सरल, प्रभावी बनाने के लिए जिन तकनीकों का वो प्रयोग करता है ना, जिन तकनीकों को अपनाता है, वो शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन कैसे करना चाहिए? शिक्षण विधि का चयन शिक्षक को स्वयं के विवेक के अनुसार करना चाहिए, मतलब खुद के दिमाग के अनुसार करना चाहिए। अब शिक्षण विधियां 3 प्रकार की होती। एक है परंपरागत विधि, मतलब जैसे पाठ्यपुस्तक सीधे बोल दो, और एक है तू पढ़ विधि, भाई तू उठ के पढ़, और एक है अंत्यदर्शन विधि। अंत्यदर्शन विधि मतलब खुद सोचना थोड़ा। और एक है शिक्षक केंद्रीय, जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, जैसे कहानी कह दी, जैसे व्याख्यान कह दिया।
बाल केंद्रित क्या है? सर्वश्रेष्ठ मैं कहूँ शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बालक सक्रिय रहता है, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब देखो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मतलब शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक सक्रिय रहना चाहिए और बालक करके सीखना चाहिए। करके सीखना की अवधारणा जॉन डेवी ने दी और शिक्षा का जो व्यापक अवधारणा वो भी जॉन डेवी ने दी। ये विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है। ये समस्या समाधान क्या? मान लो कोई समस्या उत्पन्न हो गई, क्या हो गई? समस्या जब उत्पन्न होती है, कोई कार्य करना, वो कार्य एक समस्या ही होता है। तो जब समस्या उत्पन्न हो गई ना, तो आप में क्या आप सोचोगे? इसमें उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन की आवश्यकता होगी। क्या? चिंतन की आवश्यकता होगी और आप चिंतन करने पर आपको समाधान मिल जाएगा। समस्या समाधान विधि पर आधारित है करके सीखना। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, किसे करके सीखोगे तो। और इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है, यानी बालक क्या रहता है? सक्रिय रहता है भाई। एक है अंतर्दर्शन विधि, स्वयं के मन में जाकर सीखना होता है, ये जॉन लॉक और वुड ने दी। और एक है बहिर्दर्शन, दूसरों के मन में जाकर सीखना। एक है निदानात्मक परीक्षण, यानी बालक की निदानात्मक का मतलब है बालक की समस्या का पता लगाना। जिस भाई बालक को जोड़ नहीं आती, अब हमने ये तो बता लिया जोड़ नहीं आती, अब जोड़ उसको कैसे सीखा जाए? मान लो बालक को ये नहीं आता कि 2 और 3 है ना, कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये बालक को आता नहीं। मान लो आपने ये निदानात्मक कर लिया, भाई उसको जोड़ना नहीं आता है, तो आप क्या, जो आप बालक की समस्या का समाधान करोगे उसको कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। आप क्या करोगे? ये 2 है, ये 3 है, आप 2 में क्या करोगे? ऐसे हम जब छोटे थे सिखाते हैं ना मास्टर, ये सिखाते कि ये 2 है तो आप 1 2 ये लाइन खींच लो, 3 है तो 1 2 3 लाइन खींच लो। और फिर वो कैसे सिखाते थे कि जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 5 लिखना है, इस तरीके से। ये आपने क्या कर दिया? उपचारात्मक परीक्षण कर लिया। पहले क्या करना है? निदानात्मक परीक्षण, बालक की समस्या का पता लगाना है, फिर उपचारात्मक परीक्षण, बालक की समस्या का समाधान करना है। फिर है प्रश्नावली विधि, जो प्रश्नावली विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ हैं। एक है बंद अंत विधि, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक ही उत्तर होगा। एक है खुला अंत विधि, यानी उत्तर लिखो। एक है चित्रित विधि, चित्र बनाना। एक है मिश्रित, जिसमें सभी आते हैं, वस्तुनिष्ठ भी आते हैं, उत्तर भी लिखे जाते हैं और चित्र भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है वक्तीय इतिहास विधि। क्या है? केस स्टडी करना, मतलब बालक के ऊपर रिसर्च करने के बालक को क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो कैसे उसको सीखा, मतलब उपचारात्मक और निदानात्मक वो सब। ठीक। एक है पर्यवेक्षण विधि, अवलोकन विधि, मिश्रित विधि। अब पूछेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है वो किसने दी? वो सिगमंड फ्राइड ने दी। बेसिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा किसने दी? गांधी जी ने दी। और ये बुनियादी शिक्षा की अवधारणा है। जो डाल्टन विधि है वो एलन पारखस्ट ने दी। किंडरगार्टन फॉरबेल ने दी। किंडरगार्टन फॉरबेल ने दी और ये छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन। और जो मांटेसरी विधि है वो मारिया मांटेसरी ने दी। आप लिख कर याद करना। डेक्राली विधि डेक्राली ने दी। डाल्टन विधि हेलन पारखस्ट ने, किंडरगार्टन फॉरबेल ने, मांटेसरी मारिया मांटेसरी ने, डेक्राली ने। अब शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा शिक्षण विधि क्या, मैंने सब समझा दी ये बात, अब आप खुद करो। जैसे शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। भाई शिक्षण के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, कि आप जो समझाना चाहते हो वो आप जोड़ सिखाना चाहते हो तो वो बालक जोड़ सीखे। और बालक का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वांगीण विकास हो जाए, बालक का सभी तरीके से विकास होना चाहिए। और विषय वस्तु को संगठित बनाती है। जैसे आपको भाई कोई टॉपिक समझाना है, जैसे आपको समझाना है कि लाभ हानि या प्रतिशत गणित में टॉपिक है, तो आप इस शिक्षण विधि से पढ़ाना कि उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन शामिल हो जाए। ठीक ना? तो विषय वस्तु को संगठित करती हो और व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देती हो, क्योंकि सभी बालक है ना समान रूप से नहीं सीखते हैं। सभी बालकों में सीखने की जो
गति है ना वो अलग अलग होती है। अब एक आपके शब्द आएगा बार बार कहीं आएगा अधिगम। देखो अधिगम वैसे तो हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अभी के लिए आप मानो सीखना, लेकिन केवल सीखना ही अधिगम नहीं है। सीखना तो अधिगम है, लेकिन केवल सीखना अधिगम नहीं है। मतलब है ना सीख कर व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मान लो जैसे एक छोटा बालक है, छोटा बालक ने पहले के लिए एक चाकू ले लिया, चाकू से उसके मान लो अंगुली कट गई, ऐसे हाथ पे रखी और अंगुली कट गई उसके। अब फिर क्या करे, उसने सीख लिया, उसने फिर वो दूसरी बार रखेगा ना तो वो हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि वो पहली परिस्थिति सीख गया है कि भाई जैसे इसको हाथ पे रखूंगा हाथ कट जाएगा, खून आने लगेगा, ठीक ना। तो ये अधिगम है। उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। वो दूसरों को भी मना करेगा कि दूसरे अपने साथियों को करेगा भाई चाकू हाथ में नहीं लेना, खून आ जाएगा, हाथ में लग जाएगी। तो ये क्या है, अधिगम है। अधिगम समझ गए, और अधिगम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझाऊंगा। शिक्षण सूत्र क्या है, देखो शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण एनालिसिस करना, जैसे कि आपके पास मोबाइल है तो आप देखोगे कि मोबाइल की कितनी बैटरी चलती है, मोबाइल की टॉर्च कैसी, मोबाइल का कैमरा कैसे, ये विश्लेषण है। संश्लेषण मतलब बनाना, सिंथेसिस, ठीक ना। स्थूल मतलब बड़ा, पूर्ण, और पूर्ण से सूक्ष्म अंश की ओर, ठीक ना। और मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो मूर्त अमूर्त क्या है, ये बहुत डाउट रहता है। मतलब मूर्त का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, यानी वास्तविक। और जो अमूर्त है वो मतलब है काल्पनिक। मूर्त जिनको छू सकते हो, देख सकते हो, अमूर्त मतलब काल्पनिक जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हो, ठीक। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, भाई शिक्षक शिक्षण का कार्य करेगा। शिक्षण के कार्य को रोचक और सरल प्रभावी बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करता है उसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं, एक निर्माण के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर जैसे एक है कठोर उपागम और एक है मृदुल उपागम। जैसे देखो कठोर उपागम का मतलब है ऐसी शिक्षण मतलब सामग्री जिसके निर्माण में किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता हो, वो कठोर उपागम कहेंगे। जैसे है ना प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्लाइड, रेडियो, टीवी। इन शिक्षण सामग्री को बनाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको कहते हैं कठोर उपागम। और जिन शिक्षण सामग्री को बनाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, अध्यापक खुद बनाता है, स्वनिर्मित होती है, वो होते हैं मृदुल उपागम। जैसे आपके चित्र हैं, मैप हैं, मॉडल हैं, ये सब क्या है, मृदुल उपागम है। और प्रकृति के आधार पर जैसे दृश्य है, सर्वे है। दृश्य सर्वे मतलब दृश्य जैसे कि मान लो सिर्फ दिखता है, ठीक ना। जैसे कि आपके कोई मॉडल है, ठीक ना, जैसे आपके कोई मतलब मैप है, नक्शा है। और जो सर्वे सिर्फ मुझे सुनाई देता है, जैसे रेडियो है। और दृश्य सर्वे जैसे टेलीविजन है, जैसे सुन भी सकते हैं और दिख भी सकता है, द्विमाध्यम है, ठीक। अब ये मैंने आपको समझा दिया। कठोर उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्लाइड, रेडियो, टीवी। इंपॉर्टेंट है, टीवी मतलब टेलीविजन, ध्यान रखना। और मृदुल उपागम जिस निर्माण में विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है वह है मृदुल उपागम। शिक्षण स्वयं बना, जैसे चित्र, ग्राफ, मॉडल, रेखा चित्र, सारणी। ओके, अब है मैंने आपको बता दिया कि जिसमें सिर्फ सुनाई देता है वो टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो। ये क्या है, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री है, जिससे बालक सुनकर क्या करता है, अधिगम करता है, सीखता है। दृश्य जिसे देखकर सीखता है, जैसे पाठ्यपुस्तक, मॉडल, ग्लोब, चित्र, मानचित्र। जैसे और सर्वे दृश्य जिसे देखकर जिसे दिखाई भी देता है, सुने भी देता है, यानी कि वो देखकर और सुनकर दोनों तरह से अधिगम करता है, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर और मेला, कठपुतली, ये सभी। और भाषा के विकास का क्रम क्या है, भाषा के विकास का क्रम है, देखो ध्यान रखना। पहले बालक क्या करता है, सुनना। सर्वपल्ले मतलब श्रवण, वदन, पठन, लेखन। श्रवण मतलब सुनेगा, वदन मतलब बोलेगा, पठन मतलब पढ़ना सीखेगा, लेखन मतलब लिखना सीखेगा।
एक बालक में वाणी का विकास नहीं होने का कारण क्या है? आपके सामने चार आएंगे, क्या ऑप्शन आएंगे, आपको करना है एक बालक में वाणी का विकास नहीं हुआ यानी वो जन्म से क्या है, बेरा है, जन्म से बेरापन। और अधिगम हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने शिक्षण को कंप्लीट पढ़ लिया है और इसी तरीके से शिक्षण अभिरुचि मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, आप भरोसा कर सकते हो, इतने शानदार नोट्स हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।